हम लोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस तरह से हम समझा सकते हैं। तो समझाने के लिए हमारे पास में दो थ्योरीज थी। थ्योरीज पर हमारी बात हो रही थी कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस तरह से हम समझाएं। तो एक थ्योरी तो वो थी जहां पर जो क्वांटम थ्योरी है, जहां पर हम जो रेडिएशंस हैं उन रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर मानते हैं, और दूसरी थ्योरी ये है कि उन रेडिएशंस को हम वेव नेचर का मानते हैं। तो हमने क्वांटम थ्योरी पर बात कर रहे थे, जो हमारी अधूरी रह गई थी उसको हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। और क्वांटम थ्योरी में हमने ये कुछ जो चीजें डिस्कस की थी, तो हम कहते हैं कि साहब हमारे पास में ये पार्टिकल नेचर के बेस पर इसको हम समझा रहे थे, और कहा कि हमने अगर हमारे पास में ये कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर एक वेव आकर के पड़ता है, तो तीन स्थितियां हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि जिस एनर्जी की लाइट आकर के गिरी है इस पार्टिकल पर, वो लाइट सेम एज इट इज क्या हो जाए। अगर हमारे पास में ये एक मॉलिक्यूल है और हम ये रेडिएशन इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो या तो ये सेम फ्रीक्वेंसी या सेम एनर्जी की लाइट को क्या कर सकता है, यहां से इमिट कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि या तो इसकी एनर्जी को ये इंक्रीज कर दे, और या इसकी एनर्जी को ये डिक्रीज कर दे। तो एनर्जी किस कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। किस तरह से ये जो वेव किसी रेडिएशन का इस तरह से जब होता है, तो जब मॉलिक्यूल रेडिएशन आकर के पड़ रहा है, तो रेडिएशन जब यहाँ आकर के पड़ता है तो वो उसकी जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये यहाँ आकर के पड़ता है तो उस समय ये हिट करेगा, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा होगा, और यहाँ जब ये हिट करेगा तो ये इसकी एनर्जी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये दो सिचुएशंस थी हमारे पास में। लेकिन अगर हम इसको एनर्जी लेवल डायग्राम के बेस पर समझने की कोशिश करें, जिसको हम जेबलॉन्स्की डायग्राम बोलते हैं, जिसको जेबलॉन्स्की डायग्राम्स को हम पढ़ेंगे जब हम फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से अगर हम इसको एनर्जी लेवल्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो ये कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। लेट्स से कि एक एनर्जी लेवल हमारे पास में ये ग्राउंड स्टेट का है, और ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं जो इसके एक्साइटेड स्टेट के हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक को ही मान के चलते हैं कि ये एनर्जी लेवल है हमारा, और मान लीजिए कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किसी एक ग्राउंड स्टेज पर है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये ग्राउंड स्टेट हम यहाँ मान लेते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एनर्जी है, ये एनर्जी बढ़ रहा है। सो ये ग्राउंड स्टेट पर है, हमने इस मॉलिक्यूल को रेडिएशन पास किया, ये रेडिएशन आया और इस मॉलिक्यूल पर आकर के पड़ा। अब मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स हैं, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा जो इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है, और वो इसके लिए एक अनस्टेबल स्टेट भी होती है। ठीक है ना, और इनको कई बार हम वर्चुअल स्टेट भी बोल देते हैं। जब ये मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद क्या करता है, ये रेडिएशंस को इमिट करता है और वापस उसी एनर्जी लेवल में आ जाता है जो इसका ग्राउंड स्टेट था। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि जितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया और एक वर्चुअल स्टेट पे पहुंचा, यहां पर एक्साइटेड स्टेट इस पर पहुंचा, और वापस उसने उतनी ही एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब की थी, उतनी ही एनर्जी क्या की, उसने एमिट की और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ गया। ये कब कंडीशन है, ये कंडीशन तब है जब इलास्टिक कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन। क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन वो होता है जहां पर ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी किसी तरह का वहां पर किसी तरह का कोई लॉस होता है। ठीक है ना, जितनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा उतनी ही एनर्जी उसको वापस मिल जाएगी। तो यहां पर भी वही है कि यहां जितनी एनर्जी ट्रांसफर होकर के और ये एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा है, उतनी ही एनर्जी इसने इमिट करके और वापस
उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट में वो पहले था। और इस इलास्टिक कोलिजन को हमने क्या नाम दिया था? हमने कहा था कि इसको बोलते हैं हम रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग, ठीक है ना। सो ये जो एनर्जी है इसको हम मान लेते हैं कि ये इसने इवन एनर्जी, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है ये वाली, है ना, इसको हम मान लेते हैं, सर इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। तो जाहिर सी बात है यहां पर जब इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो जो E1 है वो E2 के इक्वल है। तो रेले स्कैटरिंग वही होती है जहां पे दोनों एनर्जीज क्या हो, सेम हो, ठीक है। सो लेट्स से कि अब हमारे पास में दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अब हमारा मॉलिक्यूल यहां पर है और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पर हम कोई एक रेडिएशन पास करते हैं, ठीक है ना, और ये रेडिएशन पास करके और यहां आ जाता है इस पर्टिकुलर जगह, ठीक है ना। सो ये एक एनर्जी हम इसको मान लेते हैं E3, और ये वापस क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, और एनर्जी को इमिट करके बजाय यहां ग्राउंड स्टेट में आने के ये जो नेक्स्ट लोअर स्टेट्स हैं, और भी बहुत सारी लोअर स्टेट्स हो सकती है, वहां पर आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर जाए, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये यहां जाए और यहां से यहां भी आ सकता है, ये यहां से यहां भी आ सकता है, लेकिन उस जगह नहीं जाएगा जहां से ये चला है। ये यहां से चला है तो ये वापस यहां नहीं आएगा। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेले स्कैटरिंग है, ठीक है। सो लेट्स से कि इसने एक एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ये इस पर्टिकुलर वर्चुअल स्टेट में पहुंचा, और यहां से इसने एनर्जी इमिट किया और लोअर एक्साइटेड स्टेट पर या लोअर एनर्जी लेवल में ये पहुंच गया, और इस एनर्जी को हम मान लेते हैं E4। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर जाहिर सी बात है आपको यहां पर क्या लगता है कि जो E3 है वो ग्रेटर देन E4, जहां पर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है और एनर्जी इमिट कम हुई है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, या इस तरह की जो लाइंस हमें मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, उनको हम बोलते हैं स्टोक लाइंस। तो ये वाली जो चीजें हैं इसको हम बोलेंगे स्टोक लाइन, ठीक है ना, स्टोक लाइंस। और जाहिर सी बात है ये कैसा कॉलिजन है, ये इन इलास्टिक कॉलिजन है। इन इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन वो होता है जहां पर एनर्जी बदल जाती है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखो कि यहां इसने E3 एनर्जी एब्जॉर्ब की और E4 एनर्जी इमिट की, तो यहां पर एनर्जी सेम नहीं रही, एनर्जी बदल गई, लेकिन कैसी है कि ये जो E3 है उसकी वैल्यू जब E4 से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में क्या मिलता है, हमें स्टोक लाइंस मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक दूसरी चीज भी हो सकती है। जरूरी तो नहीं है कि मॉलिक्यूल हमेशा एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट पर ही हो, मॉलिक्यूल यहां भी हो सकता है किसी एक्साइटेड स्टेट से भी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके और दूसरी जो अपर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट्स हैं वहां पर भी जा सकता है। तो लेट्स से कि मॉलिक्यूल यहां था और इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो लेट्स से इसने एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया उसको हम मान लेते हैं कि उसने E5 एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब किया और एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच गया। और अब इसने क्या किया, एनर्जी को इमिट करना शुरू किया, और जब ये एनर्जी इमिट करता है इस तरह से, ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के बजाय, मतलब अपनी, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट थी, लेकिन ये अपनी इस ग्राउंड स्टेट में पहुंचने के बजाय जो बिल्कुल लोअर लेवल है वहां पहुंच जाता है, या इस पर्टिकुलर पोजीशन से जो लोअर लेवल है वहां पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब तो कम की, लेकिन इमिट क्या की, ज्यादा की। कि ये जो E5 था जो एब्जॉर्ब किया हुआ था एनर्जी, और जो E6 है जो इसने इमिट की है एनर्जी, तो यहां पर E6 का जो वैल्यू है वो E5 से ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्ब कम किया है और इमिट
ज्यादा किया है, तो ऐसी स्थिति में जो हमें लाइंस मिलती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी स्टोक लाइंस। और ये भी कैसा है, ये भी एक इन इलास्टिक कॉलिजन है। और यही जो दो लाइंस आपको ये जो मिल रही हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो स्टोक लाइंस दे रहा है, एंटी स्टोक लाइंस दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग। तो एनर्जी के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम रमन स्कैटरिंग को समझा सकते हैं। इसका एक और डायग्राम कई बार आपको देखने को मिलता है कि इस तरह के ये सब यहाँ कुछ लाइंस हमें मिलेंगी, ये इस तरह की कुछ लाइंस मिलेंगी, ये छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती, कुछ लाइंस हमें यहाँ इस तरह से मिलेंगी और कुछ लाइंस हमें इस तरह से मिलेंगी। तो यहां हम मानते हैं कि जो E है वो इक्वल है, ये E1 और E2 क्या है, इक्वल है। इसको कई बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी हम बोलते हैं कि ये जो न्यू1 है वो इस न्यू2 के इक्वल है। और अगर हम यहां पर देखें, और E का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, H न्यू। तो न्यू बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस ऊपर वाले डायग्राम को देखो तो यहां पर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है और इमिट कम हो रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो आप यहां पर क्या बता दोगे, इस तरफ हमें मिलेंगी स्टोक लाइंस, स्टोक लाइन, और यहां ज्यादा एनर्जी की मिलती है, ये हमारा एनर्जी है जो आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां जो मिलेंगी वो क्या होंगी, वो एंटी स्टोक लाइंस मिलेंगी। तो इस तरह का डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप बता सकते हो कि जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। और लेकिन यहाँ क्या है, ज्यादा एनर्जी मिलता है, ये एमिटेड लाइट ज्यादा हमें मिलती है, एब्जॉर्ब कम होती है और इमिट ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप जो क्वांटम थ्योरी है उस क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम क्या बात कर सकते हैं कि रमन स्कैटरिंग किस तरह से शो होती है, जहां पर हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके चले थे। दूसरा जो हमारा थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, इस क्लासिकल थ्योरी के बेस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आपका मॉलिक्यूल है वो रमन स्कैटरिंग दिखाता है, या किस तरह से हम रमन स्कैटरिंग को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो देखो क्लासिकल थ्योरी में आप दो चीजें बहुत पढ़ते हो, या बहुत बार आपने उन चीजों को सुना होगा, पढ़ा भी होगा। एक चीज आपने पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं डाइपोल, और एक दूसरी चीज जो आप लोगों ने पढ़ी है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, ये दो चीजें आप लोगों ने क्लासिकल थ्योरी में पढ़ी होगी। ओके, तो हम यहां पर एक एक करके बात करते हैं कि डाइपोल क्या होता है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम समझेंगे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। हम उस वाले सेंस में नहीं समझेंगे जो आपने पढ़ा है, हम यहाँ पर रमन स्कैटरिंग को समझाते हुए डाइपोल और पोलराइजेबिलिटी को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल डाइपोल कब होता है, तो आपने पढ़ा है कि सब अगर एक मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से अगर आते हैं तो वो मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल होगा। मान लीजिए कि एक आपके पास में HCl ये मॉलिक्यूल, और यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये एक अनइक्वल बॉन्ड है। यहां पर जो शेयरिंग हो रही है वो अनइक्वल, मतलब शेयरिंग तो कम, मतलब
एक एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन के पास में पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मॉलिक्यूल इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन कई बार आप मॉलिक्यूल देखते हो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जहां पर दोनों जो एटम हैं जो बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो हम चाहे हमारा ये केस हो जहां पर मॉलिक्यूल पहले से ही डाइपोल है, और यहां इस तरह का मॉलिक्यूल जो पहले से डाइपोल नहीं है, लेकिन हम जब किसी भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको आप मैटर के साथ में इंटरेक्ट कराते हो। ये चीज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। और ये जो ईएमआर है, इसको आप जानते हो कि ईएमआर जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है उसका मैग्नेटिक करेक्टर, और एक होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल करेक्टर। ठीक है ना, दो तरह की फील्ड्स इसमें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा है तो वहां पर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई ये मॉलिक्यूल है, चाहे वो HCl हो या ये H सिंगल बॉन्ड H हो, अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं इस तरह से, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इन कंपाउंड्स को, हमने किसी भी तरह के कंपाउंड को लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि ये पॉजिटिव मान लो और ये यहां पर नेगेटिव मान लो। ठीक है ना, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये जो है वो क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में है, ये क्या करेंगे, ये उस जगह मूव करने लगेंगे जहां पर ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक, ये जो इलेक्ट्रोड है या जो पॉजिटिव एंड है उस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव जो हमारा एंड है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस तरफ मूव करने लगता है। तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं एक तरह से, और यहां पर हम पॉजिटिव मान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की पहले ही ज्यादा थी, तो ये मॉलिक्यूल तो वैसे ही डाइपोल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एंड है इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मूव करने लगेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के बेस में, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस तरफ मूव करने लगेंगे। और इस तरफ मूव करने लगेंगे तो ये जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहां ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ये ज्यादा यहां रहता है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। जब पहले से कोई डाइपोल नहीं होता और किसी वजह से हमने वहां पर डाइपोल क्रिएट किया है, तो हमने इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई, मतलब इस स्टैटिक फील्ड में इसको रख करके या इस पर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या किया है, इंड्यूस किया है खुद हमने। तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस इंड्यूस्ड डाइपोल को, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मूव हुए हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा फाजान रूल्स के बारे में, है ना। जब हमने फाजान रूल्स पढ़े हैं तब हम बात करते हैं इस पोलराइजेबिलिटी की, और वहां पर हम कहते हैं कि एक हमारे पास में एक कैटायन है और एक हमारे पास में एक क्या है, एनायन है। और जब ये कैटायन और एनायन पास पास आते हैं तो ये कैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस एनायन के इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस तरह से। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो बल्जिंग निकल रही है,
जो इस कैटायन की वजह से थी, इसी को हम क्या बोलते थे, पोलराइजेशन। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन हम यहां पर देखते थे कि इनके बीच में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही इसमें क्या होगा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये हम फाजान रूल्स के अंदर पढ़ते थे। तो हम उसी फाजान रूल से अगर यहाँ पर पोलराइजेशन देखें कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बढ़ जाता है और यहाँ इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाता है, तो ये प्रोसेस आपका पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, या हम ये कहें कि ये पोलराइजेशन किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये देखो, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है ये पोलराइजेशन। पहला तो ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपने ज्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा मूव करेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। और अगर आपने एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एक तो इस पर डिपेंड करता है कि पोलराइजेशन की क्वांटिटी कितनी। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करता है, दूसरा इस चीज पर डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं कि सब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में एक बॉन्ड है, ये ए और ये बी के बीच में, ठीक है, और एक आपके पास में दूसरा मॉलिक्यूल है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो अब ये यहां पर आप देखो कि यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ या इस तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर छोटा बॉन्ड है तो यहाँ ये मजबूत बॉन्ड है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मजबूत बॉन्ड बना रहे हैं, और मजबूत बॉन्ड अगर होगा तो यहाँ बी की तरफ या ए की तरफ इसके डिलोकेलाइज होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो डिग्री ऑफ डिलोकेलाइजेशन जो है, इलेक्ट्रॉन कितना डिलोकेलाइज हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस में देखा कि ये जो कैटायन है ये इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी इसकी। ठीक है ना। तो पोलराइजेबिलिटी, दूसरा जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी वो जितना ज्यादा होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का जो नेचर है, शिफ्ट होने का जो नेचर है, वो जितना ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल्फा से। ये इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। इसको आप एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और एक आपके पास में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं ये सिग्मा बॉन्ड। अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, वहां पर ओवरलैपिंग कम होता है। ओवरलैपिंग कम होता है तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये लूजली बाउंड होंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे। अब जब स्ट्रांगली बाउंड नहीं होंगे तो ये आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मतलब किसी भी कार्बन के पास। लेकिन अगर हम यहाँ सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और बॉन्ड जो है वो मजबूत बनता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होगा, इनका मूवमेंट कम होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना। तो वैसा ही हमने यहां पर समझने की कोशिश की कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितना ज्यादा पोलराइज हो सकते हैं। पोलराइज का मतलब किसी भी तरफ शिफ्ट होने का नेचर, इन इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी तरफ शिफ्ट होने की जो टेंडेंसी है उसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे कि वो कितना पोलराइज हो सकता है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल या डाइपोल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, म्यू। और ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस चीज पर, एक डिपेंड करता है ये अल्फा पर और एक डिपेंड करता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर। तो ये हमारा
जो पोलराइजेशन है, जो क्या कहते हैं, हाँ पोलराइजेशन ही मानिए इसको, कि वो कितना डाइपोल हो सकता है, कितना इंड्यूस्ड वो हो सकता है, या उसमें पोलर नेचर कितना आ सकता है। तो उस पोलराइजेशन को, ये जो म्यू है ये क्या है, पोलराइजेशन, कि ये पोलराइजेशन कितना होगा किसी भी कंपाउंड में, आप उसके लिए अल्फा की वैल्यू और वहां पर जो भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर पोलराइजेशन जो म्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल यहां पर एक चीज और है कि और आप पोलराइजेबिलिटी भी निकाल सकते हो। अगर आपको पोलराइजेबिलिटी निकालना है तो इस को आप कुछ इस तरह से पोलराइजेबिलिटी निकाल सकते हो कि यहाँ पे पोलराइजेशन आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ये वैल्यू आप रखो और उसकी कितनी पोलराइजेबिलिटी है, कितना वो पोलराइज हो सकता है, वो आप इस अल्फा से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज है कि हम इतना सब कुछ, कि उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इन सबको बार बार किस तरह से करें, किस तरह से शो करें, तो हम इसको डिपिक्ट करने के लिए इसको कहीं पर भी हम देखते ही पता लगा लें कि हाँ साहब इसकी जो पोलराइजेशन है या इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है उसको हम एक तरह से एक डायग्राम से समझ सकते हैं या एक तरह के सिंबल से समझ सकते हैं, और वो हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड। उसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड, पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड। अब ये क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी तो आपको समझ में आती है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा उसका शिफ्ट होने का जो नेचर है उसको हम पोलराइजेबिलिटी होते हैं बोलते हैं। और यहाँ पर इलिप्सॉइड का क्या मतलब है? इलिप्सॉइड का मतलब है इलिप्स। जैसे एक आप पढ़ते हो स्फेरिकल और एक आप पढ़ते हो कुछ इस तरीके का अंडाकार शेप इलिप्स, और ये इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह का, मतलब जितना ज्यादा ये अंडाकार होगा, ठीक है ना, वो उतना ही ज्यादा इलिप्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये तीनों ही बराबर है, बस उसको स्फेयर नहीं होना है, वो होना कैसा है, इलिप्स। क्योंकि अगर हम इसको दो एक्सेस में बांट करके देखें तो यहां पर चाहे हमने इसको एक्स एक्सिस में लिया हो, चाहे वाई एक्सिस में लिया हो, या हमारे पास में ये जेड एक्सिस हो, इस जेड एक्सिस में लिया हो, सभी उसमें ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से, जो इसका डिस्टेंस है वो हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ओके, लेकिन इलिप्स का मतलब होता है कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर कहीं पर भी हम लें, तो इसमें एक जैसा ये जो डिस्टेंस है वो नहीं मिलता। मतलब इस सेंटर, एक मॉलिक्यूल के सेंटर से और इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है वो सेम ना हो, एक एक्सिस कैसा हो, छोटा हो, और एक एक्सिस क्या हो, बड़ा हो। ये जो छोटा एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ा एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है ना, अब ये कैसे है, क्यों है, इस ये मेजर एक्सिस क्या डिनोट करता है, माइनर एक्सिस क्या डिनोट करता है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं इस पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड को। ठीक है, सो इसके लिए हम हमारा जो मॉलिक्यूल है उस पर बात कर लेते हैं, कि हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये हमारे पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहां पर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह का अगर है तो, ठीक है, मॉलिक्यूल तो रोटेट भी करता है ना, तो रोटेट करता है तो उसकी रोटेशन कैसी भी हो सकती है, और वो किसी भी, अब मान लीजिए कि यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, मॉलिक्यूल स्टैटिक है हमारा,
और यहाँ जो फील्ड है वो भी स्टैटिक है, और यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम ई मान रहे हैं, और यहाँ पर ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने ये शो किए हुए हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इसको ये जो मैं इस कलर से शो कर रहा हूं, ये क्या है, इसका बॉन्ड एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्सिस किसके पैरेलल है? ये एक्सिस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया है इसके पैरेलल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बॉन्ड एक्सिस है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब पैरेलल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बॉन्ड एक्सिस। और यहां पर अगर हम बात करें तो देखो बॉन्ड एक्सिस तो हमारा ये है, ये हमारा बॉन्ड एक्सिस है, और देखो डिफॉल्ट रूप से बॉन्ड एक्सिस जो होता है उसको हम z मानते हैं हमेशा। ये हमारा बॉन्ड एक्सिस है, ये z एक्सिस जो है वो बॉन्ड एक्सिस है। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये क्या लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है टू बॉन्ड एक्सिस। ओके, सो ये हम कह सकते हैं कि यहां पर मान लीजिए कि ये प्लस है और इधर ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर हम देखें जहां पर ये पैरेलल है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड एक्सिस हमारा ये है, अब बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड छोड़ करके इस तरफ तो जा नहीं सकते और ना ही इस तरफ आ सकते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव एंड माने तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनको शिफ्ट होना चाहिए, कहां पे, इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड छोड़ करके तो जा नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड जो होता है वो आपका कैसा होता है, बॉन्ड तो आपका इस तरह का ही होगा ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पर जो अप्लाई किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको पॉजिटिव माने और इसको नेगेटिव माने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कैसा हो जाना चाहिए, इनको कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। ये बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए, इस तरह का। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ मूव हो गए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से, हमारा जो बॉन्ड है वो इस तरह के बैंड बॉन्ड्स या कर्व जो है बॉन्ड्स हो। बॉन्ड तो इसी तरह से हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा वो कहां पर होगा, वो तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बॉन्ड एक्सिस है वो क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। और मिनिमम होगा कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और बॉन्ड एक्सिस क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहां ये परपेंडिकुलर है तो इसको हम बोल सकते हैं ये है मोर पोलराइज, यहां पर मोर पोलराइजेशन और यहां पर लेस पोलराइजेशन, ठीक है ना। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस कंडीशन में इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब हम अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें कि ये हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह का एक्सिस है, ठीक है ना। और यहां पर एक एक्सिस क्या है, एक एक्सिस कुछ इस तरह का एक्सिस। ये दो एक्सिसेस हमारे पास में है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर ये ज्यादा पोलराइज कब होंगे,
जब ये इसकी एक्सिस पर होगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एक स्फीयर के क्रम में, तो ये कुछ इस तरह का स्फीयर मुझे देखने को मिलता है, और ये जो स्फेरिकली जो था वो इस तरह के इलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इस डायरेक्शन में ये वाला जो डायरेक्शन है, जो इसकी क्या दिखाता है, ये इसकी दिखाता है माइनर एक्सिस। और ये माइनर एक्सिस का मतलब क्या है, मोर पोलराइजेबिलिटी। जहां छोटा एक्सिस है वहां पर जो पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और ये क्या है, ये हमारे पास में है मेजर एक्सिस। और यहां पोलराइजेबिलिटी क्या है, लेस पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहां पर ये समझ में आया होगा कि ये जो इलिप्स है, जो हम पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड पढ़ रहे हैं, तो ये जो इलिप्सॉइड हमने बनाया है पोलराइजेबिलिटी का, यहां पर दो तरह के एक्सेसेस होते हैं। एक माइनर एक्सेस होता है, एक मेजर एक्सेस होता है। जो माइनर एक्सेस होता है वहां पे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, और जो मेजर एक्सेस होता है वहां पे लेस पोलराइजेबिलिटी होती है। क्यों होता है वो आप लोगों को यहां पर इस वाले डायग्राम से समझ में आ गया। ठीक है। सो अब अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आती है, तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि अब तक हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो क्या था, स्टैटिक। ना तो मॉलिक्यूल किसी तरह का मोशन कर रहा था, और ना ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम जब उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो मैंने आपको बताया कि वो दो पार्ट की मिलकर के बनी हुई है। एक उसका पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है और एक उसका मैग्नेटिक फील्ड का है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मॉलिक्यूल पर किस तरह का इफेक्ट डालेगा। ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्टैटिक है। ये हमारे पास में मॉलिक्यूल था, और यहां पर हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल पर स्टैटिक जो फील्ड है वो हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब दोनों में से कोई चेंज नहीं हो रहा, ना ही मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरह का कोई परिवर्तन है। एक स्टैटिकली दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम ऐसा मानते हैं, मानते नहीं है मतलब होता है, कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, और मैं सिर्फ इसके किसको बता रहा हूं, मैं इस समय ये जो वेव बता रहा हूं वो क्या वेव बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में होगा, कभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में। तो ये लगातार चेंज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लगातार चेंज होता हुआ हमें मिल रहा है। हमने यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाला था वो कैसा था, वो स्टैटिक था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो लगातार चेंज होता रहता है। तो जब वो मैटर के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, उस पर हम बात करते हैं कि वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल हमें क्रिएट करके देता है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दो चीजों पर डिपेंड करता था, एक था उसकी पोलराइजेबिलिटी और एक था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर ये जो E है, पहले इसको स्टैटिक मान के चल रहे थे, अब लेकिन ये है कैसा, ये जो E है ये कैसा है, चेंजिंग। ये जो E है ये क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम E से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। E से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट हो रहा है, जो लगातार चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू भी सेम नहीं है, वो भी क्या है,
बदल रही है, कभी कम है, फिर ज्यादा है, फिर ज्यादा है, फिर वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे घटने लगेगी, फिर घट करके मिनिमम हो जाएगी, कहां पे जाकर के नेगेटिव की मिनिमम, फिर उसके बाद में फिर बढ़ने लगेगी, है ना। तो ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, मान लो कि अगर हम उसको E से डिनोट करें तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है E इक्वल्स टू E नॉट साइन 2 पाई न्यू मल्टीप्लाइड बाय टी। और यहां पर ये जो न्यू है ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, मतलब E आपको पता है, हम क्या निकाल रहे हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, ये हमारे पास में जो रेस्ट स्टेज में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो, साइन आपको मालूम है, 2 आपको पता है, पाई आपको मालूम है, टी पर्टिकुलर टाइम है, किस पर्टिकुलर टाइम पर हम निकाल रहे हैं, और ये जो न्यू है, ये न्यू क्या है, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी, दिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी, किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ में ये किसी भी जो मैटर है, जिस मैटर के ऊपर हम डाल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हुआ है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर किस तरह से ये पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो इसको शो करेंगे वो कैसे शो करेंगे, हम इसको इस तरह से शो करेंगे कि ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं, जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज, लगातार बदल रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है। और चेंजिंग इलेक्ट्रॉन फील्ड अगर लगाया हुआ है तो आप एक चीज सोचो, अगर आपके पास में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन थे, अगर पहले ये पॉजिटिव सिरा था, ये नेगेटिव सिरा था, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहां चले गए थे, इस पॉजिटिव एंड की तरफ। लेकिन क्योंकि चेंज हो रहा है तो बाद में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ऐसा हो जाएगा तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट होंगे, वो यहां शिफ्ट होंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तेजी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, उसी तेजी के साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, मूव करेंगे। कभी ये इस इलेक्ट्रॉन की इस हाइड्रोजन की तरफ होंगे, कभी वो इस हाइड्रोजन की तरफ होंगे। ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों तरफ मूव करेंगे, इस तरफ भी मूव करेंगे, इस तरफ भी मूव करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बेस पर कि जितना तेजी से वो, यहाँ जो भी फ्रीक्वेंसी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर ये कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ और इस तरफ कम तेजी से शिफ्ट होंगे। लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत तेजी के साथ में क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन की तरफ, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी दूसरी तरफ आएंगे, कभी इस तरफ जाएंगे, कभी दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे पास में आती है। और हमें अब ये जब E की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो अगर अब हम इस E की वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो जो हमारा डाइपोल, या ये कह सकते हैं कि पोलराइजेशन होगा, जिसको हम म्यू बोलते हैं, वो म्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू अल्फा, और ये E की जगह हमने इसको रख दिया तो ये हो जाएगा E नॉट साइन 2 पाई न्यू, न्यू है, न्यू टी। ये हमें क्या मिल गया, ये वो पोलराइजेशन मिल गया जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मैटर पर डालने पर हमें मिलता है। ठीक है, और ये जो पोलराइजेशन है ये और क्या बता रहा है, हमने कहा कि ये हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, इस पर हम रेडिएशन डाल रहे हैं, और ये रेडिएशन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसी रेडिएशन को एज इट इज इमिट कर रहा है। मतलब इसने यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और फिर वापस क्या किया, इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये इधर शिफ्ट कर रहा है या इधर शिफ्ट कर रहा है। इसको एक चीज और समझो कि हमारे पास में ये चार्ज्ड पार्टिकल है, ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज्ड है,
और जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा, क्योंकि अब तक हमने देखा कि हमारा मॉलिक्यूल क्या था, स्टैटिक था, और हमने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डाला वो कैसा था, चेंज हो रहा था, बदल रहा था। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी तो शिफ्ट होने लगे, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है। तो पहले मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिक्स थे, बाद में क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। इसका मतलब मेरा जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल भी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मूव करने लगते हैं, या मॉलिक्यूल जो है ये मूव करने लगता है, तो आपको पता है कि एक चीज आपने पढ़ी होगी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उसमें मोशन होता है तो वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करने लगता है, इमिट करने लगता है। हाँ या ना? आपने जब इलेक्ट्रॉन का मॉडल पढ़ा था तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या बताता है, वो बताता है कि साहब यहां पर इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, और चार्ज पार्टिकल लूज करता है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है और वो इसमें गिर जाएगा। और ये मॉडल फेल हो गया था। वो इसीलिए तो फेल हुआ था क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें क्या था, मोशन था। और अगर ये मोशन चार्ज पार्टिकल करता है तो वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। तो यहां ये जो इमिट हो रहा है इस चार्ज पार्टिकल के इस तरफ और इस तरफ मूव करने से, तो हमने इसके ऊपर जो लाइट रेडिएशन यहां पर डाला है, ये लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, इसमें खुद में मूवमेंट आ जाएगी, और खुद में जो मूवमेंट आ जाएगी तो ये क्या करेगा, जिस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया है उसी एनर्जी को एज इट इज क्या कर देगा, ये इमिट कर देगा। और क्योंकि इन दोनों एब्जॉर्ब करने और ये इमिट करने वाली दोनों रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी या दोनों रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। और जिस समय ये इक्वल होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेले स्कैटरिंग। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि एक्चुअली उस मॉलिक्यूल में क्या होता है। ठीक है, तो हमने बात की कि साहब एक स्टैटिक फील्ड होता है, और उस स्टैटिक फील्ड को अगर हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं, जो मॉलिक्यूल खुद भी कैसा है, एक स्टैटिक पोजीशन में है। ठीक है, तो उस समय जो हमारा जो पोलराइजेशन है वो क्या होगा, कितना होगा, उसको हमने एक फॉर्मूले से निकालने की कोशिश की, और फिर हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या उसके परपेंडिकुलर है, तो वहां पर उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, वो जो पोलराइजेबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये एक इलिप्सॉइड मॉडल देखा, जिसको हम आने वाले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो पोलराइजेबिलिटी है इस इलिप्सॉइड को बनाने का या समझाने का क्या रीजन था। लेकिन हमने यहां माना कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो अगर वो किसी स्टैटिक मॉलिक्यूल पर जाता है, जो मॉलिक्यूल किसी तरह का कोई मोशन नहीं कर रहा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मॉलिक्यूल भी किसी न किसी तरीके के मोशन में होता है, उसको हम आगे ड्राइव करेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट स्टेज में था, और अब उस पर हमने चेंजिंग क्या किया, चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले। तो इस चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस मॉलिक्यूल पर डालने पर क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने लगे, ऑसिलेट करने लगे या मूवमेंट करने लगे। और जब वो खुद एक पीरियडिक मोशन में आ गए तो उस समय जो पोलराइजेबिलिटी हमारी होगी या जो हमारा पोलराइजेशन होगा, वो पोलराइजेशन कुछ इस तरह का होगा। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल भी मूव करने लगे हैं, और चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालता है, इसी वजह से आप यहां पर समझा सकते हो रेले स्कैटरिंग को। क्योंकि आप ये कह सकते थे कि अगर इस मॉलिक्यूल पर हमने कोई एनर्जी डाली या कोई रेडिएशन डाला तो वो एमिट ही क्यों करेगा, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन वो एमिट इसलिए करता है, क्यों, क्योंकि जब वहां पर रेडिएशन उस पर गिर जाएंगे तो जो उसके जो चार्ज हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करने लगेंगे, उसमें एक ऑसिलेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा है जो एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। अगर कम ज्यादा का होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग। लेकिन अगर सेम फ्रीक्वेंसी से एब्जॉर्ब कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी का इमिट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। ठीक है, सो कल हम बात करेंगे कि साहब मॉलिक्यूल भी अगर आपका किसी ना किसी मोशन में है, और ये जो चेंजिंग रेडिएशन है
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रेडिएशन जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो दो मोशंस आपस में मिल जाएंगे, और उन दो मोशंस के आपस में मिलने पर रमन स्कैटरिंग किस तरह से होगी, उसके लिए ये जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन कितना होगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसके बारे में और कुछ एग्जांपल लेकर के समझेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का, कि वो मॉलिक्यूल्स अगर रमन स्कैटरिंग हम उसमें देखते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में जो उनकी खुद की जो मोशन है, चाहे वो रोटेशन कर रहा हो या वाइब्रेशन कर रहा हो, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है।